दोस्तों नमस्कार। मैं विनोद शर्मा पॉलिटिकल चौपाल से। आज हम चर्चा नोएडा शहर की तीसरी सीरीज में बात करेंगे। आज का मुद्दा है शहर की पार्किंग। पार्किंग एक बड़ी समस्या काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है और नोएडा प्राधिकरण ने पिछले कुछ सालों में सेक्टर 1, सेक्टर 3, सेक्टर 5, फिल्म सिटी, दलित प्रेरणा स्थल और अब बॉटेनिकल गार्डन रेलवे स्टेशन के पास, मेट्रो स्टेशन के पास पार्किंग बनाई है। अब सवाल ये होता है कि पार्किंग के रेट क्या हों। सेक्टर 18 में काफ़ी दिन से जद्दोजहद चल रही है और बार बार महंगे पार्किंग को लेकर जनता और पार्किंग ठेकेदारों के बीच में बहस भी चलती है। जो सेक्टर 18 में पार्किंग बनी है बहुत अच्छी पार्किंग है। नोएडा प्राधिकरण ने पार्किंग को लेकर पहली बार 44 सालों में इतना खर्च किया है कि सेक्टर 1, सेक्टर 3, सेक्टर 5, सेक्टर 16A, सेक्टर 18 और सेक्टर 38A यानी बॉटेनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है। सवाल अब इस बात पर अड़ रहा है कि पार्किंग क्या फैसिलिटी है या पार्किंग को कमर्शियल यूज में लाया जाए। सेक्टर 18 की हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। सेक्टर 18 में जितने बिल्डिंग बनी हुई हैं उनमें प्राधिकरण ने जब इनको आवंटन किया था तो उनमें नीचे का हिस्सा पार्किंग के लिए छोड़ा गया था। प्राधिकरण ने क्या यह जांच की कि नीचे के हिस्से में क्या पार्किंग हो रही है, नहीं हो रही है। आज की डेट में जितने भी कारोबारी हैं, बिल्डिंग वाले हैं, वो सब इस बात को देखते हैं कि पार्किंग का नीचे का हिस्सा पार्किंग के लिए रिजर्व रहना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर प्राधिकरण ने उस तरीके से सख्ती नहीं की और उसकी जगह वहाँ पे दूसरे इस्तेमाल होने लगे। कभी सेक्टर 18 में सोमदत्त टावर के सामने रेडिसन और वेव के बीच में बहुत ज़बरदस्त पार्किंग थी, ओपन पार्किंग थी, लेकिन धीरे धीरे वो पार्किंग की ज़मीन प्राधिकरण ने बेच दी और वहाँ पर अब वेव की मल्टी स्टोरी बिल्डिंग सामने है। पार्किंग साइड में बनाई। पहले वो पार्किंग बिल्कुल बीचों बीच थी। कोई भी आदमी जाए, अपनी गाड़ी खड़ी करे और सीधा दुकानदार के पास जाके सामान खरीदे और वहाँ से लेके आए। अब एक साइड में पार्किंग होने की वजह से लोग वहाँ गाड़ी नहीं खड़ी करते, वो खड़ी करते हैं कहाँ? ओपन स्पेस पे। सरफेस पार्किंग को लेकर प्राधिकरण भी कई बार माथापच्ची कर चुका है और व्यापारी उसका विरोध करते हैं। उनका कहना है कि सेफ्टी के लिहाज से सभी कस्टमर का सिर्फ पार्किंग में गाड़ी खड़ी करना और उसके बाद फिर सामान लेकर पार्किंग तक जाना, ये व्यवहारिक रूप से कई चीज़ें दिक्कत वाली हैं। चर्चा में ये बात सामने आई कि प्राधिकरण ने ये कहा है कि ई रिक्शा और ये चलेंगे और वो ले जाएंगे लाएंगे, लेकिन कुछ दिन पहले एक प्रयास हुआ था, प्रस्ताव भी दिया गया था कि अगर एक साइड में पार्किंग है तो प्राधिकरण को प्रगति मैदान की तरह की ऐसी छोटी बस, मिनी बस टाइप की चलानी होंगी ओपन, जिसमें सामान रखकर परिवार सहित कोई भी आदमी बैठ के पार्किंग तक जाए और दुकानदारों के दुकान तक जाए। अब बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनकी कॉमर्शियल यूज हैं, जैसे बहुत सारे ऑटो के शोरूम हैं, गाड़ियों के शोरूम हैं, वो सड़क किनारे खड़ी कर रखते हैं। उनके लिए अगर इस चीज़ को रिजर्व रख दिया जाएगा और उनमें इन पार्किंग को रिजर्व रख दिया जाएगा तो काफ़ी कुछ समस्या हल हो सकती है और वहाँ पे चार्ज उनका लिया जा सकता है। अब पार्किंग के रेट को लेकर भी दिक्कत है। जब नोएडा में पहली बार मेट्रो बन रही थी तो न्यू अशोकनगर के बाद सेक्टर 15 में पहला मेट्रो स्टेशन बनना था और उसी के साथ एक पार्किंग भी थी। यहाँ सेक्टर 15 में नोएडा प्राधिकरण का दफ्तर था और पार्किंग के लिहाज से इस जगह को खाली करके प्राधिकरण ने एक बिल्डर को बेची और वहाँ पर पार्किंग आज तक नहीं बनी। उसके बाद प्राधिकरण ने जब वो पार्किंग नहीं बनी तो नया बांस के पास सेक्टर 15 में पार्किंग बनाई। वो पार्किंग नया बांस के लिहाज से तो ठीक है कि वहाँ पे दुकानदार अपनी गाड़ी खड़ी कर सकते हैं, लेकिन सेक्टर 15 के मेट्रो में आने वाले लोग क्या पहले सेक्टर 15 की पार्किंग में जाएंगे और वहाँ से फिर उस मेट्रो स्टेशन तक आएंगे? ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं था। सेक्टर 16 में भी जहाँ मेट्रो का स्टेशन है उसके ठीक सामने
पहले वेयर हाउस हुआ करता था। वेयर हाउस के पास भी प्लानिंग की गई थी कि यहाँ पर मेट्रो की पार्किंग होगी, ताकि जो लोग MP1 रोड से आ रहे हैं वो अपनी गाड़ी उस जगह पार्किंग में खड़ी करेंगे और उसके बाद वो मेट्रो में बैठ के जा सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन प्राधिकरण ने वो भी एक बिल्डर को दी और वेयर हाउस वालों को सेक्टर 67 में शिफ्ट कर दिया। अब सेक्टर 16 में पार्किंग दिख नहीं रही है और होता क्या है कि उसकी वजह से असर ये हुआ कि सड़क के किनारे किनारे वहाँ जितना कमर्शियल यूज है वहाँ पे सब पार्किंग की स्थिति बहुत विकट है, क्योंकि वो ऑटोमोबाइल मार्केट है और वहाँ पे एक दूसरे से सट कर गाड़ियाँ निकलती हैं। अगर उसी का सेक्टर 16 में देखा जाएगा तो 16 में भी तिल रखने की जगह नहीं होती जब सुबह शाम वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया में लोग जाते हैं। प्राधिकरण ने इसे निपटने के लिए सेक्टर 3 में एक पार्किंग बनाई है, जो पार्क को बाकायदा एक अच्छी तरीके से वहाँ पे ऊपर पार्क इस्टेब्लिश रहेगा, नीचे पार्किंग बनाई है। और उसी तरह सेक्टर 5 में, सेक्टर 1 में भी पार्किंग बनी है। पर सवाल उठा कि जैसे सेक्टर 2 पूरा है, क्या वहाँ के सभी इंडस्ट्रियलिस्टों के लिए सेक्टर 5 की पार्किंग पर्याप्त होगी? तो पार्किंग को लेकर प्लान करना होगा। सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 11 तक जो इंडस्ट्रियल एरिया जब बसा था, उसकी प्लानिंग में कुछ कमियां रहीं और समय रहते रहते कुछ चीज़ें बदली। जैसे किसी को अंदाज़ा नहीं था कि जब नोएडा में सेक्टर 1 से लेकर 11 तक बसाया जा रहा था, उस समय ये बिल्कुल ध्यान नहीं था कि क्या इतने वाहन होंगे। इसीलिए कई सेक्टरों में 9 मीटर की रोड है, कहीं 18 मीटर की रोड है, कहीं बड़ी रोड है। लेकिन जहाँ बड़ी सड़क है वहाँ तो पार्किंग दोनों साइड में हो सकती है, जैसे सेक्टर 3 और 4 के बीच वाली सड़क है। लेकिन अगर सेक्टर 4 की छोटी सड़कों को देखा जाए, वहाँ भी छोटी छोटी सड़कें हैं, दोनों साइड में जब गाड़ी खड़ी हो जाती है तो फिर निकलने की जगह नहीं हो पाती है। ऐसी सेक्टर 2 में, सेक्टर 3 में, 2 में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे चौड़ी सड़कें हैं, लेकिन जहाँ छोटी सड़कें हैं वहाँ भी दिक्कत है। सेक्टर 3 में भी यही स्थिति है, सेक्टर 9 में यही स्थिति है, सेक्टर 5 में यही स्थिति है, सेक्टर 6 में यही स्थिति है और सेक्टर 8 और 7 में भी यही है। तो कुल मिला के पार्किंग की स्थिति इंडस्ट्रियल एरिया में इतनी अच्छी नहीं है। सड़क के किनारे जहाँ जगह मिलती है वहाँ लोग खड़ी करते हैं। लेकिन अब मैं फिल्म सिटी की चर्चा करूँगा। फिल्म सिटी में इतनी गाड़ियाँ आती हैं तो वहाँ पे कुछ कॉरपोरेट ग्रुप ने पार्किंग की स्पेस नोएडा प्राधिकरण से डायरेक्ट अलॉट करा लिए। अब उसमें क्या होता है कि कोई आदमी अगर उस कॉरपोरेट ग्रुप से अलग का कोई आदमी पार्किंग करने आता है तो वहाँ पे उसको पार्किंग की इजाज़त नहीं मिलती। अब सवाल ये उठता है कि वो पार्किंग करने कहाँ जाएगा। अभी APJ स्कूल के पीछे पार्किंग बन रही है और वो जल्दी चालू होने वाली है, लेकिन उस पार्किंग में किसकी गाड़ी खड़ी होंगी? एक सामने सेक्टर 16B में एक बड़ा हाई राइज बिल्डिंग तैयार हुई है, उनकी पार्किंग कहाँ होगी? राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल में जो लोग आते हैं उनकी पार्किंग कहाँ होगी? ये एक बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं। उनके साथ साथ जहाँ अब सेक्टर 21 नोएडा स्टेडियम है, उसमें आने वाले दिनों में भीड़ बढ़ेगी और इंडोर स्टेडियम भी शुरू होने वाला है, तो उनके लिहाज से भी पार्किंग का प्लान पहले ही करना होगा। वो पार्किंग स्पाइस के पास भी हो सकती है। अगर स्टेडियम के परिसर में कोई ऐसी जगह है जहाँ पे मल्टी स्टोरी कार पार्किंग बन सकती है तो उस पर भी विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि दोनों तीनों तरफ से ये रेजिडेंशियल एरिया से घिरा हुआ है और जब स्टेडियम में भीड़ हो या कोई आयोजन हो तो पार्किंग उस काम आए, और अगर नहीं तो आसपास के सेक्टर 12, 22, 21, 25 के लोग भी अपनी गाड़ी में पार्किंग कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ सुबह शाम लोग स्टेडियम में घूमने खेलने सब तरीके से आते हैं, तो एक समाधान भी हो सकता है। अब आप स्पाइस की पार्किंग देखें। स्पाइस में जितनी जगह है, नीचे जो पार्किंग का स्पेस है वो बहुत कम है। ओपन स्पेस जो बिल्कुल सड़क के किनारे ग्रीन बेल्ट के साथ साथ है, केवल वो पार्किंग है। बाकी जब ओवर हो जाता है तो पीछे की साइड में प्राधिकरण की जगह का वो इस्तेमाल करते हैं। अब जहाँ जहाँ भी ऐसी चीज़ें बनी हैं तो वहाँ पार्किंग की दिक्कत तो है ही है। जैसे अब आप ESI हॉस्पिटल देखें, वहाँ पे कितनी गाड़ियाँ अंदर खड़ी हो सकती हैं और कितनी बाहर खड़ी होती हैं। जितने भी पब्लिक प्लेस हैं उनमें पार्किंग का विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए। ये आगे की प्लानिंग के ध्यान में रखते हुए, चाहे वहाँ इंटर कॉलेज बन रहा हो, डिग्री कॉलेज बन रहा हो, या फिर अस्पताल बन रहा हो, या कोई पार्क बड़ा बन रहा हो,
जैसे आपने मेघदूतम पार्क सेक्टर 50 में बनाया है, उसके सामने पार्किंग बनाई है, ये अच्छी बात है कि जहाँ पे आपको लगता है कि बड़ी गैदरिंग आ सकती है तो उसके लिहाज से वहाँ पे पार्किंग का स्पेस भी बनाया जाए ताकि दिक्कत ना हो लोगों को। ये सारी चीज़ें इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आने वाले दिनों में सेक्टर 57, 58, 59, 60 जो इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके अलावा सेक्टर 63, 64, 65 जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया हैं वहाँ पे पार्किंग की दिक्कत, जितने भी गांव इनके बीच में पड़ते हैं। अब आप हरौला की तुलना करिए, झुंडपुरा की बात करिए, झुंडपुरा में कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे पार्किंग कर सकते हों गांव के सब लोग। हरौला में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे पार्किंग का हो स्पेस। अब हरौला में जो पार्किंग बनाई है उसका इस्तेमाल कितने लोग कर सकते हैं, ये भी एक देखने की बात है। तो नया बांस के पास एक पार्किंग अब हो गई, हरौला के पास एक पार्किंग हो गई, बाकी आगे के जहाँ जहाँ भी गाँव हैं उनके पास एक बड़ी पार्किंग बननी चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूँ, सेक्टर 35 में मोरना गांव के साथ सटी हुई काफ़ी ज़मीन है। अगर प्राधिकरण उसकी प्लानिंग करे तो वहाँ पे पार्किंग बन सकती है और उसका इस्तेमाल न केवल मोरना गांव के लोग बल्कि सेक्टर 35 के लोग भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस जिस तरीके से कहीं आबादी रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ पे पार्किंग का प्लान करें, लेकिन पार्किंग को फैसिलिटी के रूप में इस्तेमाल किया जाए, उसका कॉमर्शियल यूज ना किया जाए, इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर हमने बात की थी एनईए के अध्यक्ष विपिन मल्हन से। विपिन मल्हन जी का कहना है कि जो नोएडा प्राधिकरण में जो भी पैसा है वो जनता का है, क्योंकि ना तो केंद्र सरकार ना राज्य सरकार उसमें कोई फंड योगदान करती है। और जनता ने जो लीज डीड दी है, उस लीज रेंट जो दिया है, उस लीज रेंट के आधार पर नोएडा में ये फैसिलिटी है, चाहे वो एलिवेटेड रोड हो, फ्लाईओवर हो, इसी तरीके से पार्किंग को भी लिया जाना चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अथॉरिटी जहाँ जहाँ पार्किंग बनाए उसका अपना कॉमर्शियल यूज भी उसका कर सकती है। वो 2-3 फ्लोर के बाद उसका कॉमर्शियल यूज करे और उसको टावर में खूब इस्तेमाल कर सकती है। तो मल्टीपर्पज़ यूज में आना चाहिए। और पार्किंग की सुविधा कैसी होनी चाहिए, ये उदाहरण मैं बताता हूँ। दिल्ली में कालका जी के पास जो नेहरू प्लेस में पार्किंग बनी है, वहाँ बाकायदा आपको एक मशीन लगी हुई है, सिस्टमेटिक, जैसे डीएनडी पे आप टोल देते हैं उस तरीके से आप जाएंगे, आपकी गाड़ी अंदर खड़ी होगी, उसके बाद जब बाहर निकलेंगे तो उस तरीके से जितने टाइम आपकी रही है उस हिसाब से आपसे चार्ज कर लिया जाएगा। लेकिन इस पे विचार किया जाए कि अगर पार्किंग का चार्ज लगाना भी है तो बहुत कम लगाएं, ताकि लोग गाड़ियां लाएं, खड़ी करें और उसके बाद उनको उनके ऊपर बर्डन ना पड़े। क्योंकि जैसे मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो की पार्किंग का आप देखिए, पहले 6 घंटे के लिए 20 रुपये था, अब 6 घंटे के लिए 30 रुपये है। उससे ज़्यादा पर भी जो उनका रेट है उस पर अगर हम विचार करें तो वो भी महत्वपूर्ण है। उसके बारे में अगर मैं तुलना करूं तो मैं आपको एक आंकड़े बताता हूं कि पहले जो मेट्रो में रेट थे 20 रुपये थे 6 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए 30 रुपये थे और 12 घंटे से ज़्यादा के लिए 40 रुपये थे। एक महीने के लिए 1000 रुपये थे और नाइट चार्ज के 40 रुपये, मंथली भी 1000 अगर नाइट चार्ज में कोई गाड़ी खड़ी होती है। वो बढ़ा के अब जो दिल्ली मेट्रो ने 1 मई 2018 से कार के रेट 30 रुपये कर दिए 6 घंटे के लिए, 6 घंटे से ज़्यादा और 12 घंटे तक 50 रुपये, और 12 घंटे से ज़्यादा है तो 60 रुपये। इसी तरीके से जो 2 व्हीलर हैं वो अब 15 रुपये 6 घंटे के लिए, 25 रुपये 12 घंटे के लिए और 12 घंटे से ज़्यादा के लिए 30 रुपये। तो अगर नोएडा में पार्किंग चार्ज लगाना है तो मेट्रो के आधार पर लगाया जाना चाहिए, ताकि लोगों पर बर्डन ना पड़े और रेवेन्यू भी मिलता रहे। क्योंकि प्राधिकरण के पास अब संसाधन धीरे धीरे कम हो रहे हैं, जो बिल्डरों के ऊपर बकाया है वो अभी वापस मिल नहीं रहा है। रेवेन्यू धीरे धीरे, क्योंकि अलॉटमेंट अब हो नहीं रही है, सिर्फ लीज रेंट का एक रेवेन्यू है या जो प्राधिकरण अपनी संपत्ति बेच रही है उसी से रेवेन्यू हो रहा है। तो हमारा कहना केवल इतना है कि पार्किंग को लेकर पूरे नोएडा में एक पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। वो पॉलिसी रेट को लेकर भी हो। अगर जहाँ बिल्डर नहीं है, नोएडा प्राधिकरण ने जो जो रेजिडेंशियल सेक्टर बनाए हैं उनमें भी एक जगह चुन कर वहाँ पे कहीं भी अगर पार्क रहा हो पहले, तो आप वहाँ नीचे पार्किंग बना दीजिए, ऊपर मल्टी स्टोरी आप उस पर ऊपर पार्क बना सकते हैं, नीचे पार्किंग बना सकते हैं, ताकि उस आसपास के A, B, C जिस तरह से
ब्लॉक हैं उनमें वो उसका इस्तेमाल हो सकता है। तो कुल मिलाकर आज पार्किंग की चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में पार्किंग के रेट को लेकर बहस होगी और पार्किंग सरफेस में होगी नहीं होगी इस पर भी चर्चा होगी। तो जहाँ जहाँ आप कॉमर्शियल सेक्टर बसा रहे हैं या बड़े बड़े बिल्डर अपने अपार्टमेंट बना रहे हैं, तो वहाँ जितनी वो फैसिलिटी अपने आवंटी को दे रहे हैं उसके हिसाब से जो पार्किंग स्पेस है वो ज़्यादा बढ़ना चाहिए। आप इंडिया हैबिटेट सेंटर में चले जाइए, वहाँ पे पार्किंग की कोई कमी नहीं है। तो प्लानिंग ऐसी हो जिसमें पार्किंग स्पेस ज़्यादा हो। उदाहरण के रूप में मैं सबसे बेस्ट मानता हूँ फोर्टिज हॉस्पिटल। फोर्टिज हॉस्पिटल के बाहर पार्किंग का काफ़ी स्पेस है और गाड़ियाँ ज़्यादातर उसी पार्किंग में जाती हैं और आराम से खड़ी होती हैं। तो अगर आप ऐसी पॉलिसी बनाएंगे जिसमें कोई भी पब्लिक प्लेस है उसको बिल्डिंग बनाते समय ही पार्किंग का प्लान करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जब आप इंडस्ट्री बनाते हैं, इंडस्ट्री में बनाते समय अगर वो 200 गज का प्लॉट है या 300 गज का प्लॉट है तो वहाँ ढेरों गाड़ियाँ तो आएंगी लेकिन उसके पास पार्किंग की जगह नहीं होगी। तो ऐसी जगह जब आप पार्किंग प्लान करते हैं, कोई भी नया शहर बने, पूरे इंडिया के लिए ही लागू है, भले नोएडा की चर्चा हम कर रहे हैं, लेकिन जब भी कोई शहर बने तो पार्किंग का प्लान भी ज़रूर साथ में बने ताकि लोगों को वो दिक्कतों का सामना ना करना पड़े जितना आज नोएडा में करना पड़ रहा है। मेरा नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से यह भी आग्रह है कि अगर मास्टर प्लान के तहत एफआर आप बढ़ा रहे हैं और उसके हिसाब से परचेजेबल एफआर भी है, तब पार्किंग को फैसिलिटी में शामिल किया जाना चाहिए और उसमें नीचे के 2-3 फ्लोर पार्किंग के हों जिसमें चार्ज नॉमिनल हो, अगर रखना ही तो नॉमिनल हो, लेकिन बाकी का इस्तेमाल वो कमर्शियल करें और प्राधिकरण को इसमें इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ जहाँ आपकी प्राइम प्लेस हैं, जहाँ पर प्राइम स्टेट आपकी जगह है, वहाँ पर आप कमर्शियल स्पेस उसका इस्तेमाल करें। अब जैसे सेक्टर 71 का जो चौराहा है वहाँ पे 2 स्टेशन हैं, सेक्टर इधर 52 की तरफ है और एक सेक्टर 72 की तरफ है जो ग्रेटर नोएडा की तरफ जाती है और एक ये जो ब्लू लाइन है जो सेक्टर 62 की तरफ जाती है। यहाँ पर आसपास के सेक्टरों से काफ़ी लोग आएंगे और उनकी पार्किंग का स्पेस अगर बीच में यहीं बन जाता, जहाँ पे जगह है बीचों बीच सेक्टर 50 की तरफ, तो वहीं पे आपकी पार्किंग भी हो जाती और उसका ऊपर का इस्तेमाल कॉमर्शियल भी हो सकता था और वो अभी उसका इंतज़ार हो रहा है कि वहाँ पे क्या बनेगा। तो आज की ये चर्चा मेरी पार्किंग को लेकर है और नोएडा शहर में जहाँ जहाँ भी नोएडा के पुराने सेक्टर हैं जहाँ पे आपने सिर्फ 15 मीटर हाइट की बिल्डिंग बनाई या EWS फ्लैट बनाए, LIG बनाए, HIG बनाए, MIG बनाए और रेजिडेंशियल प्लॉट बनाए, उन एरियाज़ में आपको पार्किंग पर विशेष फोकस करने की ज़रूरत है। और औद्योगिक क्षेत्र में तो इसलिए भी कि औद्योगिक क्षेत्र में दिन में भी और रात में भी सामान भी आता है, दिन में कर्मचारी भी आते हैं और फिर वो जाते भी हैं, तो उनका मूवमेंट भी होता है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक सेक्टर में आपने पार्किंग का एक कोने में बना दिया और पूरे सेक्टर के लोग वहाँ गाड़ी खड़ी करके फिर अंदर जाएंगे। तो ये बड़ी गंभीर मुद्दा है। इस पर सभी लोगों को, चाहे वो फोनरवा हो, कॉनरवा हो, NEA हो, नोबरा हो, जितने भी संगठन हैं उन सब के साथ बैठकर जनप्रतिनिधि के रूप में सांसद हमारे डॉक्टर महेश शर्मा जी हैं, विधायक पंकज सिंह जी हैं, अगर वो नोएडा के दूसरे एरिया हैं जहाँ सेक्टर 137, 167 तो वहाँ पे दादरी विधायक तेजपाल नागर जी भी हैं। इन सबको बैठा के अधिकारियों के साथ चर्चा हो, पार्किंग को लेकर एक बड़ी प्लानिंग होनी चाहिए और आने वाले दिनों में ये समस्या गंभीर ना हो, क्योंकि FAR बढ़ा है और धीरे धीरे आपने आबादी बढ़ती जा रही है, तो वो समस्या गंभीर ना हो, इसलिए इस पर विचार किया जाना चाहिए। आज की चर्चा में इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप भी अपनी बात हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमें politicalchaupal@gmail.com पर लिख कर भेज सकते हैं और अगर आपको लगता है कोई सुझाव देना चाहें तो आप अपना वीडियो बनाकर हमारे इस पर मेल कर सकते हैं। इसके लिए आगे और मुद्दों पर मैं बात करता रहूँगा। हर हफ्ता ये कार्यक्रम आपको किसी न किसी मुद्दे पर चर्चा के लिए मैं बात करूँगा। देखते रहिए पॉलिटिकल चौपाल। धन्यवाद।